बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार भी। नाज़रीन, लाइन में लगना ऐसा लगता है कि हमारा कौमी खेल बनता जा रहा है। आटा लेना है, सरकारी सस्ता आटा अगर आपको दरकार है तो लाइन में लग जाए। इसी तरह पेट्रोल की ज़रूरत पड़ गई है तो लाइन में लगे। यूटिलिटी स्टोर पर भी लंबी लंबी लाइनें आपने देखी होंगी। इसी तरह अगर आप कौमी बचत की तरफ जाएं और कोई वहाँ पैसे जमा करा दे तो फिर कोई भी मरकज़ होगा कौमी बचत का, वहाँ लंबी लंबी लाइनें नज़र आएंगी। यानी हर तरफ एक लाइनें लगी हुई हैं और सियाने कहते हैं, समझदार लोगों का ये कहना है कि जब आप वोट देने के लिए लाइन में लगते हैं उस वक्त अगर आप दुरुस्त फैसला कर लें तो फिर इन लाइनों में आपको नहीं लगना पड़ेगा। और अगर आपने उस वक्त गलत फैसला कर लिया तो फिर ऐसी रवायात को आप जन्म देंगे, उस बात की बुनियाद रखेंगे कि फिर हमेशा आप लाइन में ही लगे रहेंगे, क्योंकि उस वक्त आपने वोट का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं किया था। आजकल सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो चुकी है और देखा जाए तो इस वक्त जो मईशत है वो ICU में है। इस वक्त सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती जा रही है और आने वाले दिनों में कोई ये नहीं कह रहा कि सूरत हाल बेहतर हो सकती है, बल्कि नए नए पैगामात, नई नई बातें सामने आ रही हैं। ज़िमनी बजट का जिक्र हो रहा है और अगर इन हालात में ज़िमनी बजट आता है तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि महंगाई की मारी अवाम पर क्या गुजरेगी। IMF का वफ्द मौजूद है और बताया जा रहा है कि पेट्रोल पर 17% GST वो नाफज करने की तजवीज़ मौजूद है। पहले से ही मुतअद्दिद टैक्सेस वो वसूल किए जाते हैं पेट्रोल पर और दीगर और अशिया पर, और अब इनमें बढ़ोतरी की तजवीज़ ज़ेर गौर है। ये सारी सूरत हाल इसलिए भी ख़तरनाक है क्योंकि पाकिस्तान में की जो अक्सर आबादी है यानी 60% से ज़ायद वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। ये पुराना दौर नहीं है कि जहाँ बिरादरी, लसानियत, फ़िरका वारियत या दीगर और बुनियादों पर फ़ैसले हो जाया करते थे। वो अपनी जगह एक एलिमेंट मौजूद है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन अब ज़्यादा जो बिकता है वो बयानिया है। आप सोशल मीडिया के ज़रिए अपने बयानिए को आगे बढ़ाते हैं तो उसे ही नौजवान नस्ल कबूल कर रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन मौजूद है और नौजवान नस्ल इसका इस्तेमाल भी कर रही है। यही वजह है कि उसको जो भी अच्छा लगता है, जो भी चीज़ उसे बेहतर लगती है, वो उस जानब भी भागना शुरू कर देता है। इस वक्त मुल्की हालात के हवाले से और ख़ास तौर पर अगर हम इदारों की बात करें, ताकतवर लोगों की बात करें तो उस पर बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। दुश्मन मुल्क की एजेंसियां हमारे नौजवान नस्ल को वरगलाने के लिए, उन्हें गुमराह करने के लिए मुतअद्दिद ऐसे शोशे छोड़ रही हैं सोशल मीडिया पर जिनका कोई वजूद भी नहीं है, लेकिन कुछ हक़ाइक़ भी हैं। और बदकिस्मती ये है कि ताकतवर लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि अब ज़माना बदल चुका है। जो दुश्मन मुल्क प्रोपेगेंडा करता है, अगर आपने उस पर अपने इक़दामात के ज़रिए मोरे तस्दीक सबत कर देनी है तो फिर दुश्मन का काम आप आसान कर रहे हैं। इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि नौजवानों को ये यकीन दिलाया जाए कि तमाम लोग मुहिब्बे वतन है, चाहे वो नौजवान है, सियासी क़यादत है, ताकतवर लोग हैं, इस्टेब्लिशमेंट है या दीगर और इदारों के जो लोग हैं, वो सब के सब मुल्क के खैर ख्वाह हैं। और ये सिर्फ बात कही ना जाए बल्कि अमलन इसका सबूत भी दिया जाए। अगर खुदा न खास्ता ऐसा ना किया गया तो बहुत देर हो जाएगी। इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि लोग बैरून मुल्क जाने को वो आप कह सकते हैं कि तरस रहे हैं, उसके लिए सारे पापड़ बेल रहे हैं। हालांकि बैरून मुल्क जाने का रुझान काफ़ी पुराना है, लेकिन जितनी तेज़ी इसमें अब आई है शायद माजी में नहीं थी। बल्कि कई ऐसे लोग कि जो यहाँ खाते पीते हैं, जो यहाँ अच्छे ओहदों पर फाइज हैं, ताकतवर भी है, वो भी अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। यानी उन्हें पता है कि एक गोशा आफियत इस वक्त बना लिया जाए ताकि खुदा न खास्ता सूरत हाल ख़राब हो तो वो आराम से तैयारे में बैठें और वहाँ जाकर ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारें। ये ताकतवर लोगों की, ये बाअसर लोगों की, दौलतमंद लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ अक्सरियत तो आम लोग हैं, आप हैं, मैं हूँ, हमारे बच्चे हैं, हमारी औलादें हैं। इन्होंने कहाँ जाना है? इन्होंने इस धरती के साथ ही जुड़े रहना है। यही वजह है कि इस मुल्क की सबसे ज़्यादा फ़िक्र भी आम आदमी को है, क्योंकि उसके लिए कोई और साइबा भी नहीं है। इसके अलावा जिस तरह महंगाई है, बेरोज़गारी है, दीगर और मसाइल और सियासी बेचैनी, कशीदगी, ये मसाइल तो मौजूद थे। अब ये जो दहशत गर्दी की लहर है, ये जिस तरह सर उठा रही है और जिस किस्म की खौफनाक
کھیل یہاں کھیلا جا رہا ہے شاید اس کا بھی ادراک نہ ہماری سیاسی قیادت کو ہے نہ دیگر اور لوگوں کو ہے. یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں اور ایک بات ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ یہ جو اب دہشت گردی کی لہر ہے یہ وہ جدید اسلحہ استعمال ہو رہا ہے جو کہ امریکن چھوڑ کر گئے ہیں، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک منصوبہ بندی کے تحت یہ اسلحہ چھوڑ کر گئے ہیں. آپ سمجھ رہے تھے کہ وہ بھاگ رہے ہیں، بلکہ وہ خود چلے گئے اور انہوں نے اپنا خطرناک اسلحہ وہ یہیں چھوڑا، بلکہ ان لوگوں کے حوالے کیا کہ جنہوں نے پاکستان کے خلاف یہ اب موجودہ مہم کو، دہشت گردی کو آگے بڑھا رہے ہیں. اب اس کی سرپرستی بھارت سمیت وہ ساری قوتیں کر رہی ہیں جو کہ پاکستان دشمن ہے، اور اس کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے. جدید اسلحے کا اب مقابلہ ایک ایسی پولیس فورس کے ساتھ ہے کہ جن کے پاس نہ جدید اسلحہ ہے، نہ وسائل ہے، نہ پیسے ہیں، نہ فنڈز ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اس ساری صورتحال کو دیکھنا پڑے گا اور اس کے لیے ایک مربوط حکمت عملی کی ضرورت ہے. سیاسی قیادت ہو، اسٹیبلشمنٹ ہے، طاقتور لوگ جتنے بھی ہیں وہ اس وقت سمجھ جائیں کہ ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں. اگر ان کو احساس نہیں ہو رہا، ان کے لیے کوئی مراحت کی کمی نہیں ہے، تو عام آدمی کے لیے کو دیکھ لیں، وہ بہت زیادہ ہر حوالے سے غیر محفوظ ہے. وہ معاشی طور پر بھی غیر محفوظ ہو چکا ہے، اس کی جان و مال کا بھی کوئی تحفظ نہیں ہے، اور اسے اپنا اور اپنے بچوں کا مستقبل بھی تاریک نظر آ رہا ہے. تو یہ ساری صورتحال مایوسی میں بدلتی جا رہی ہے. کسی بھی ملک کے لیے، عوام کے لیے، اور خاص طور پر نوجوانوں کے لیے جو سب سے خطرناک بات ہے وہ مایوسی ہے. اگر انسان مایوس ہو جائے تو پھر اسے کوئی قوت، کوئی طاقت بچا نہیں سکتی. تو یہ مایوسی کی لہر بڑھتی جا رہی ہے. اس مایوسی کی دلدل سے نکالنے کے لیے ایک ہمت دینی پڑے گی، ایک آس امید کو جگانا پڑے گا، تبھی ہم اس سارے طوفانوں سے ٹکرا سکتے ہیں اور یہ جو کشتی جو ہمیں ڈوبتی نظر آ رہی ہے اس کو کنارے لگایا جا سکتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.